फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्स एजुकेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिंपली जो है हिंदी में होता है परिवहन। मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी भी सामान या चीज़ों को पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन बायोलॉजी? In biology, transport refers to the act or the means by which a molecule or ion is moved across the cell membrane or via the blood stream. तो बायोलॉजी में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब? मॉलिक्यूल्स को एक जगह से एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। Now we will study about the transportation in human beings. So nutrients, oxygen, waste materials and many other substances like salts are transported through blood in our body. तो ये सबको पता है कि ब्लड के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल है ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। And what is the blood? Blood is a fluid connective tissue. It is made of two parts. One is liquid part and other is solid part. तो blood जो है connective tissue होता है और इस दो parts होते हैं इसके। एक liquid part है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं और दूसरा जो solid part है वो cells से बना होता है जैसे red blood cell, white blood cell, etc. Liquid part consists of a fluid medium called plasma and it is made up of water, salts and protein. तो जो प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का वो वाटर से बना होता है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं और फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड पार्ट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है वो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट से बना होता है। All blood cells suspended into the plasma and they forms blood. तो मैंने पहले बताया था कि प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर और फिर सॉल्ट से बना हुआ रहता है। जब हम इसमें जो है ब्लड सेल्स को सस्पेंड कर दें या मिक्स कर दें तब जाकर के वो ब्लड बनता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट in dissolved form. And oxygen is carried by the red blood cells. Many other substances like salts are also transported by the blood. तो प्लाज्मा जो है वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को डिज़ोल्व फॉर्म में कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल से अटैच होता है और तब पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। So this picture shows the pumping organ heart and its structure. So the heart is a muscular organ which is as big as our fist and it is positioned between the lungs slightly to the left of sternum. Rib cage protects our heart and a double layered membrane pericardium surrounds the heart like a sac. तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक बड़े मुट्ठी के साइज़ का होता है और ये लंग्स के बीच में पोजीशन्ड है और स्टर्नम के जस्ट बाईं तरफ। रिब केज जो है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये भी हार्ट को चारों तरफ से ढक के रखता है। As oxygen and carbon dioxide both are transported through blood, the heart has 4 chambers, 2 upper chambers known as arteria and 2 lower chambers known as ventricles. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही जो है ब्लड के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर हैं जिनको हम आर्टरिया बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं।
So what is the purpose of these chambers, these four chambers? These four chambers prevent the oxygenated blood from mixing with the deoxygenated blood. ये oxygenated blood को deoxygenated blood से mix होने से रोकता है. अब oxygenated blood क्या होता है? वो blood जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इंटर्स द अपर चैम्बर ऑन द राइट आर्टियम एंड इट एक्सपेंड्स. तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे बॉडी पार्ट से आकर के अपर चैम्बर में जो है राइट अपर चैम्बर में इंटर करता है और फिर वहाँ पे जाके वो जो आर्टरियम है वो एक्सपैंड हो जाता है, फूल जाता है. एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स the right ventricle dilates and the deoxygenated blood is transferred to right ventricle. The right ventricle pumps the deoxygenated blood to the lungs where it becomes oxygenated. तो जो ब्लड आर्टरियम में आता है वहाँ पे आर्टरियम एक्सपैंड हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है. जब आर्टरियम सिकुड़ता है तो वहाँ का जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड ट्रांसफ़र कहाँ होता है, लंग्स में. लंग्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन जो है वो मिलता है. तो इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और फिर वो अगेन कहाँ पे आता है, हार्ट में. The oxygenated blood from lungs is brought back to the heart by the pulmonary veins which enters the left atrium. तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वहाँ से वो लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है. किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू. और वो कहाँ पे एंटर करता है, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है. एज द लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लेफ्ट वेंट्रिकल. व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पम्प्स आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो जैसे ही वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करता है तो वहाँ पे जो है लेफ्ट आर्टरियम सिकुड़ता है. तो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो डायलेट होता है और ऑक्सीजन आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है. और जब वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स में. Before leaving each chamber, blood passes through a valve. It prevents backward flow of blood when the arteria and ventricles contract. तो जब ब्लड किसी भी चैम्बर को से निकलता है तो वो एक वेल्व के थ्रू पास होता है और इस वेल्व का काम क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो को रोकना, ब्लड जो है पीछे वापस ना जाए. जैसे आर्टरिया और वेंट्रिकल जब सिकुड़ते हैं तो जो ब्लड है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करे, बैकवर्ड की तरफ ना जाए, पीछे वापस ना जाए, इसके लिए एक वेल्व होता है. So what are the valves? Valves are the flaps that act as one-way inlet or outlet for the blood. There are 4 valves in our heart. तो valve flaps के जैसे होते हैं जो एक तरफ ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को वो रोकते हैं. और हमारे हार्ट में जो है 4 वेल्व्स होते हैं. तो पहला जो वेल्व है वो है ट्राइकस्पिड वेल्व. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद रहता है.
And second is pulmonary valve. It is located between the right ventricle and the pulmonary artery. ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में लोकेटेड रहता है. एंड थर्ड वन इज mitral valve, that is located between left atrium and left ventricle. And fourth one is aortic valve, that is located between the left ventricle and the aorta. Ventricles have to pump blood into various organs. That is why they have thicker muscular walls than the arteria. तो ventricles का काम क्या होता है? ब्लड को वो वेरियस ऑर्गन्स में पंप करती हैं, तो उनका काम ज़्यादा रहता है पंप करने का. इसके वजह से उनका जो वॉल होता है वो थिक होता है आर्टरिया के मुकाबले. तो राइट वेंट्रिकल्स जो है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो कहाँ पंप होता है? लंग्स में. और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में पंप होता है. Mammals and birds need high energy constantly to maintain their body temperature, so their heart is four-chambered and separated into left side and right side, which allows a highly efficient supply of oxygen to the blood. जैसे mammals, स्तनधारी प्राणी जिसे बोलते हैं, और birds और human भी mammals में ही आता है. तो इनको जो है, इनके बॉडी को हाई एनर्जी चाहिए होता है उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. हमेशा उनको कॉन्स्टेंटली हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है. इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड में डिवाइडेड होते हैं. और ये जो है ऑक्सीजन सप्लाई को जो है बहुत इफ़िशेंटली मेंटेन करके रखने के लिए होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिक्स ना हो पाए. Animals in which the body temperature depends on the temperature in the environment do not need energy to maintain body temperature. Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood stream. तो animals जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट से रेगुलेटेड होता है, ऐसे एनिमल्स को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. और ऐसे एनिमल्स में जो है हार्ट थ्री चैम्बर्ड का पाया जाता है, जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स. जैसे चिपकली जो है वो रेप्टाइल्स में आती है. और ये जो है इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो भी इसको टॉलरेट कर लेते हैं, इन्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ से. नाउ फिशेस हैव टू चैम्बर्स इन देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज़ पम्प्ड टू द गिल्स, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body. जैसे फिशेस में जो है टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यहाँ पे जो है ब्लड गिल्स के थ्रू पास होता है और वहीं पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. In fishes, blood goes only once through the heart during the cycle of passage through the body. And in vertebrates, blood goes through the heart twice during each cycle. This is known as double circulation. So, मछलियों में क्या होता है, ब्लड जो है केवल एक ही बार हार्ट से पास होता है और उसके बाद वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. लेकिन वर्टिब्रेट्स में जो है ब्लड दो बार हार्ट से पास होता है, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. नाउ ब्लड वेसल्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो हमने अभी तक देखा कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है. अब ये जो हार्ट है पंप करता है ब्लड को, तो ये ब्लड है ये
किसके थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू, जो कि पूरे बॉडी, हमारे सारे बॉडी में वो जाल की तरह एक फैला हुआ है। और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लड वेसल्स। और हमारे बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। So first type of blood vessels are arteries. Arteries carry oxygen and nutrient-rich blood away from the heart to the various organs of the body. Arteries are high-pressure vessels. The arteries have thick and elastic walls because blood emerges from heart under high pressure. तो जो आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, आर्टरीज जो है इन्हें हम हाई प्रेशर वेसल बोलते हैं, क्योंकि हार्ट से जो भी ब्लड इमर्ज होकर के आर्टरीज में आता है वो बहुत हाई प्रेशर में होता है। And second type of blood vessels are veins. Veins are the low pressure vessels that collect the deoxygenated blood from different organs and bring it back to the heart. They have valves that ensure that the blood flows only in one direction. तो veins जो हैं वो low pressure vessels हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं बॉडी पार्ट से, डिफरेंट ऑर्गन्स से, और ये उन्हें हार्ट तक पहुंचाती हैं। इनमें एक वेल्व होता है जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज. These are smallest vessels that have one cell thick walls and exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall. तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वेसल होता है ब्लड वेसल, और ये एक सेल के उतना इसका जो है वॉल थिक होता है, और इसी के द्वारा जो है सेल्स और ब्लड के बीच में जो है आयंस और न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, इसमें जो है ब्लड वेसल्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आप देख रहे हो कि हार्ट से आर्टरीज आ रही हैं और ये जो है डिवाइड हो रही हैं आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड हो रही हैं कैपिलरीज में। उसी तरीके से जो वेन्स हैं वो वेन्यूल में डिवाइड हो रही है, और वेन्यूल जो है फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। और ये जो वेन्यूल और आर्ट्रियोल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहीं पे जो है एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स प्लेस। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो हैं ब्लड वेसल्स को मेंटेन भी करती हैं। व्हेनेवर एन इंजरी ऑकर्स इन ब्लड वेसल्स इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्रेशर एंड रिड्यूस द इफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। टू प्रिवेंट दिस, ब्लड क्लॉटिंग और coagulation occurs at the injured point by combined action of platelets and specific plasma protein. Blood clots naturally dissolves when the injury heals. तो जब भी कोई इंजरी होती है ब्लड वेसल्स में तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड का जो पंपिंग है वो इफ़ेक्टेड होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, जहाँ पे भी ये इंजरी होती है वहाँ पे प्लेटलेट्स और एक स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये वहाँ पे जो है क्लॉट्स बना लेते हैं, और फिर वो क्लॉट तब तक वहाँ रहता है जब तक कि वो इंजरी हील ना हो जाए। अब क्लॉट से आपको समझ में आ गया होगा, जब आप को चोट लगती है, खून निकलता है, तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो है क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब खून वहाँ जम जाता है ताकि और खून ना निकल पाए। यही प्रोसेस जो है ब्लड वेसल्स के साथ भी होता है। जब वहाँ इंजरी होती है तो वहाँ पे भी क्लॉट का फॉर्मेशन होता है।
there is another fluid in our body that is involved in transportation, and it is known as lymph or tissue fluid. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intracellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. तो जो कैपिलरीज होती हैं उनके वॉल्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे कुछ अमाउंट जो होता है प्लाज्मा का, प्रोटीन और ब्लड सेल जो है वो बाहर निकल जाते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस में, और यहाँ पे जाके ये फॉर्म करते हैं टिश्यू फ्लूइड का। ये सेम होते हैं प्लाज्मा के जैसे ही सेम होता है टिश्यू फ्लूइड, लेकिन इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम रहती है। lymph drains into lymphatic capillaries which forms lymph vessels that opens into veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. तो lymph जो है lymphatic कैपिलरीज में जो है चली जाती हैं, वहाँ पे ये लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन करती हैं जो कि वेन्स में जाके मिलती है। लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब्ड फैट जो होता है इंटेस्टाइन से उनको वो जो है कैरी करता है, और एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को वो ब्लड में वापस डाल देता है। आप सभी ने सुना होगा बहुत सारे घरों में कि फ़लाने का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो भी फोर्स जो ब्लड जो फोर्स डालती है ब्लड वेसल्स के वॉल में उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है मुकाबले वेन्स के। The pressure of blood inside the artery during ventricular contraction is called systolic pressure, and during ventricular relaxation is called diastolic pressure. जब ventriculars कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या सिकुड़ती हैं तो वो जो प्रेशर या दबाव जो बनाती हैं आर्टरीज़ में उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड होती हैं तो उस टाइम जो प्रेशर वो डेवलप करती हैं आर्टरीज़ पे उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अगर आपके ब्लड प्रेशर का रीडिंग 120/80 है तो ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तब जाके आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज में रहता है। High blood pressure is also called hypertension and is caused by the constriction of arterioles, which results in increased resistance to blood flow. It can lead to rupture of an artery and internal bleeding. तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। इसमें जो है आर्टरियोल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होती है, रिस्ट्रिक्शन होता है, और फिर ये हो सकता है कि जो आर्टरी है वो रैप्चर हो जाए और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज स्फेग्मोमेनोमीटर। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये डिजिटल स्फेग्मोमेनोमीटर है। आजकल जनरली लोग घरों में इसी को रखते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारे आने वाले वीडियोस देखनी है तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय एंड टेक केयर।